ओके, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे कल, ठीक है? कोई डाउट नहीं वहां तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज लेट अ फंक्शन f whose domain is r and whose codomain is also r from r to r, ये डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाय रूल। क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब जो आउटपुट है वो क्या होगा, इनपुट का स्क्वायर करके प्लस 1 करेंगे तो आउटपुट निकलेगा, राइट? देन प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3 आर। तो 17 की और -3 की प्री इमेजेस क्या होंगी? मतलब ये खुद इमेजेस हैं, मतलब ये खुद क्या है, इमेजेस। तो यूं कह सकता हूं ये खुद आउटपुट है। ये खुद क्या है, आउटपुट। ये किस इनपुट से बन के आई है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था, केवल समझने की देरी थी। क्वेश्चन देखो, जितना घुमा के दे सकता है देगा। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ये फंक्शन है और उसने क्या कह दिया, प्री इमेजेस है 17। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू 17 है। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, इतना सा क्वेश्चन था। अब आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 माइनस 1 विच इज 16। तो एक्स इक्वल्स टू प्लस और -4। एक बार ये हो गया। सेकेंड टाइम में अब अपने को प्री इमेज -3 लेनी है, ठीक है? तो वही एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 -1 विच इज -4। और एक्स स्क्वायर अगर -4 है तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस क्या, -4 के रियल रूट्स निकल सकते हैं क्या? -4 किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता ना? तो मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर होगा नो रियल रूट। नो रियल रूट। अब आपको 17 की इमेज प्री इमेजेस क्या मिली, प्लस और -4। और -3 की प्री इमेजेस क्या मिली, मिली नहीं, मतलब रियल नहीं मिली। है तो सही, ये भी इसकी प्री इमेज कह सकते हो आप, इसको आप कह सकते हो इसकी प्री इमेज है, बट ये रियल नहीं है। और मेरा फंक्शन डिफाइंड था रियल टू रियल। मेरा फंक्शन कैसे डिफाइंड था, रियल टू रियल। भाई अगर मैं इसकी मैपिंग करने बैठूं, रियल टू रियल, तो इधर 17 है और इधर -3 भी है। तो 17 की मैपिंग तो दो जनों से हुई, एक 4 से और एक, तो 4 एंड -4 इसकी प्री इमेजेस हो गई। और -3 की मैपिंग हुई आपकी रूट ऑफ -4 से। भाई -4 अगर मैं x की वैल्यू उधर पुटअप करूं तब जाके -3 मिलता है, ठीक है? इसकी मैपिंग इससे हुई, इसकी मैपिंग इससे हुई। अब देखो 4 एंड -4 तो रियल है, बट ये नंबर रियल नहीं है, नहीं है ना? तो कह सकता हूं भाई इसकी पीछे प्री इमेज है ही नहीं। इसकी पीछे प्री इमेज यानी कि सेट एम्प्टी है। इसकी प्री इमेजेस का सेट बनाया तो एम्प्टी बनेगा, उसकी प्री इमेजेस का सेट बनाया तो 4 और -4 बनेगा, इसकी प्री इमेजेस का सेट क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा। तो एम्प्टी मींस 5, ठीक है? अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखो 4 और -4 और 5 यहां पर भी आ रहा है, 4 और -4 और 5 यहां पर भी आ रहा है। ए टिक करोगे या डी टिक करोगे? वाई? रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रेस्पेक्टिवली मींस पहले इसकी बताओ और बाद में इसकी बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी इज माय फाइनल आंसर। रेस्पेक्टिवली मतलब विद द सेम रेस्पेक्ट आपको आंसर देना है। जो पहले पूछा उसका पहले देना है, जो बाद में पूछा उसका बाद में देना। क्लियर है? प्री इमेजेस डोमेन में रहती है या रेंज में रहती है? उसमें इमेजेस रहती है। प्री इमेजेस तो पीछे वाले सेट में रहती है ना बेटा। अगर a कोमा बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो b जो है a की इमेज है और a जो है वो b की प्री इमेज है। तो a है ना प्री इमेज, तो a तो डोमेन में बैठेगी ना। प्री का मतलब क्या होता है, प्री वर्ड से नहीं पता चल रहा, प्री मींस पहले, यानी वो आउटपुट है उससे पहले वो क्या था। मैंगो जूस पड़ा है, वो प्री में क्या था, मैंगो था। तो मैंगो विल बी द प्री इमेज ऑफ मैंगो जूस। पहले क्या था, वो फंक्शन लगने से पहले क्या था, फंक्शन लगने के बाद वो इमेज है, उससे पहले वो प्री इमेज है, ठीक है?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। शुरू करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा 13, 14 एंड 15, तो उसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, उसके बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके लिए कॉन्सेप्ट कुछ फॉर्मूलाज लिखवाएंगे आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला, जिससे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे कुछ फॉर्मूलाज याद करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ द डोमेन ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शन defined by fx is equals to tan inverse 2x divided by 1 minus x square is minus 1, then its codomain is। ये कह रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन तो ये है, डोमेन मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो आपको उसका कोडोमेन बताना है, यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, जो दूसरे सेट में है। और क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो कोडोमेन और रेंज बराबर रहेगा। रेंज बराबर क्या रहेगा? कोडोमेन रहेगा, दैट इज fx बराबर क्या रहेगा? y रहेगा। यानी कि फंक्शन fx की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है मुझे। किसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है? fx की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि आउटपुट जो आएगा, जो आंसर्स आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, इतना चाहिए मुझे। और इनपुट क्या क्या दे रखा है? -1 to 1। यानी कि इस फंक्शन में अगर मैं -1 से लेके 1 तक के नंबर्स पुटअप करना शुरू करूं तो आउटपुट क्या क्या निकल के आ सकता है, उसको एक सेट में पैक करके देना है। ये क्वेश्चन बन गया मेरा, ठीक है। अब ये फंक्शन थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, ध्यान से देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आया था ये, शीट खोली नहीं हमने, 1 सेकेंड, वो शीट खोल लेते हैं एक बार। देखो फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, बोलो आगे, 2x डिवाइड बाय 1 माइनस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में हमने सॉल्व किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, अब याद करो। अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर लूं tan थीटा से, x को x से थोड़ा ना रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ दूसरा पैरामीटर लेना पड़ेगा, x b tan थीटा, अगर ऐसे रिप्लेस कर दें तो ये fx क्या बनेगा बताओ? fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan, बोलो आगे, 2 थीटा, tan 2 थीटा, ठीक है। और अगर नीचे प्लस होता तो sin 2 थीटा, नीचे प्लस है तो sin 2 थीटा, और नीचे माइनस है तो tan 2 थीटा, और ऊपर अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो cos 2 थीटा। तीनों फंक्शन है हमारे पास, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, तीनों को अपन tan 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश क्या रहती है किस में चेंज करें? जो फंक्शन बाहर दिखाई दे, वैसे भी वो उसी तरीके से सेट होके आएगा, जो जो पीछे आएगा उसी का अंदर मिलेगा, ताकि वो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, इट विल बिकम tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 2 थीटा, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 2। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? अगर x tan थीटा है तो थीटा जो होगा tan इनवर्स x होगा, तो 2 थीटा मींस 2 tan इनवर्स x, 2 थीटा मींस 2 tan इनवर्स x। ये fx की वैल्यू आ गई आपके लिए, राइट। यानी आपका पूरा फंक्शन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, 2 tan इनवर्स x। यहां तक कोई डाउट? बोलो। ये इसमें से ये रिजल्ट निकाल गया ना, ठीक है। चलें आगे। अब यहाँ पे अब आपका फंक्शन वो नहीं है जो आपने शुरू में देखा था, अब आपका फंक्शन ये नहीं है, अब आपका फंक्शन है नीचे वाला, क्या है? fx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये है आपका फंक्शन। अब सुनो, x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो आप? x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो? डोमेन क्या गिवन है बताओ? डोमेन गिवन है ओपन इंटरवल -1 से 1, राइट। और आपसे क्या पूछ लिया? आपसे क्या पूछ लिया? रेंज पूछ ली, ठीक है। कोडोमेन पूछा है, पर वो कोडोमेन रेंज के बराबर ही है, तो एक तरीके से आपसे क्या पूछ ली? रेंज पूछ ली, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है बताओ? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब है कि x जो है
-1 से 1 तक वेरी कर रहा है। अब इसको वैसी वाली शक्ल बनाने की कोशिश करो 2 tan इनवर्स x की, तो x के आगे tan इनवर्स लगाना पड़ेगा, उस पे लगाएंगे तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, यानी पूरी इनइक्वालिटी को tan इनवर्स फंक्शन से ऑपरेट कराओ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इधर क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स -1, इधर क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स 1 लेस देन। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, तो tan इनवर्स -1 क्या होता है, हाँ tan 1 कब बनता है, तो -1 कब बनेगा, -π/4, -π/4, ठीक है। और यहाँ पे 1 तो वो π/4 पे बनता ही है, और ये बीच में tan इनवर्स x का tan इनवर्स x लेस देन। अब लेकिन वहां पे 2 tan इनवर्स x है, तो अब पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -π/4, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4, 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया -π/2। अरे ये तो fx ही है या नहीं है, और ये क्या हो जाएगा π/2, fx है यानी fx की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, दैट मींस रेंज ही हो गई है। तो रेंज क्या हो गई मेरी, रेंज हो गई मेरी -π/2 से π/2 हो गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं देयरफॉर रेंज इज, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो ओपन इंटरवल में आएगा क्योंकि डंडा नहीं है नीचे इक्वलिटी का, तो मैं क्या लिख दूंगा -π/2 से π/2 एंड बिकॉज fx is bijective, because fx is bijective, क्योंकि fx बाइजेक्टिव है, गिवन है, इसीलिए कोडोमेन भी यही हो जाएगी, कोडोमेन भी किसके इक्वल हो जाएगी, रेंज के इक्वल ही हो जाएगी, यानी फाइनल आंसर इज -π/2 to π/2। चेक करो ऑप्शन, क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, यहाँ पे इक्वालिटी का डंडा कहाँ है, यहाँ पे इक्वालिटी का डंडा है क्या, बोलो नहीं है ना, यहाँ पे इक्वालिटी का डंडा कहाँ है भाई, डोमेन, सुनो मेरी बात, डोमेन में उसने यहाँ पे डंडा लगा दिया होता तो सब में लगता, फिर डोमेन में उसने ओपन इंटरवल रखा है ना, आप खुद सोचो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x अगर ओपन इंटरवल में हो रही है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx क्लोज इंटरवल में कैसे हो सकती है, ये भी एक हिंट था कि आप क्लोज क्लोज वाली तो देखते ही नहीं, केवल ओपन ओपन वाली देखते हैं, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x उसने क्या लगाई है, विथआउट इनइक्वालिटी लगाई है, तो फिर आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx की भी पहली नजर आपकी किस पे होनी चाहिए, विथआउट इनइक्वालिटी, चांसेस ज्यादा उसके हैं, 100% ऐसा होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस ज्यादा इस चीज के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, आपने बी टिक किया प्रगति, तो पूरा सॉल्व किया होगा आपने, पर फिर भी देखो लास्ट में गलती हो गई। तो एमसीक्यूज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि अगर सब कुछ करते करते लास्ट में माइनर मिस्टेक भी कर दी और उसकी वजह से गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो फिर आपकी पूरी मेहनत पानी में। ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैंने थोड़ा तो किया था, एक में से आधा नंबर तो दे दो, नहीं मिलेगा, या तो एक ही मिलेगा या 0 मिलेगा, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, जिस चीज में बच्चा गलती करके थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आंसर ला सकता है वो जरूर ऑप्शन में मिलेगा, जैसे मिल गया आपको, वो जरूर ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ tan इनवर्स की जो रेंज होती है, हाँ tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो अपन वो एज इट इज अप्लाई कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ tan इनवर्स की रेंज अपन अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से बी हो जाता है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ये होती है, ठीक है ना, क्लियर है। tan इनवर्स जो रेंज वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहले में आप x की पॉसिबल वैल्यूज ढूंढोगे जो भी गिवन है, और उस x को फिर कन्वर्ट करते 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 जो भी fx गिवन है उसमें कन्वर्ट करोगे, और फिर देखोगे कि fx बना उसकी पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी करी, वो रेंज होगी। और अगर इनकेस फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वही कोडोमेन होगी, और इनकेस अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर कोडोमेन पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोडोमेन तो रेंज से बड़ा हो सकता है, उसमें क्या क्या हमको क्या पता। आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, आपने यहाँ से इनपुट जो डाला तो आउटपुट जो जो होगा वही तो निकाल सकते हो ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें उसमें क्या रखी गई है, कोडोमेन तो बड़ा अगला सेट होता है,
भाई जरूरी थोड़ा ना फंक्शन ऑन टू हो, ऑन टू में ही तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होती हैं। ऑन टू नहीं है दैट मीन्स रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। रेंज तो है जो है, आउटपुट्स तो है मेरे पास, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना, तो 3 जूस तो मुझे वहां पे दिखाई देंगे, बट उसके अलावा मुझे वहां पे चीकू शेक भी दिखाई दे रहा है, ऐसे करके और बहुत सारे वहां पे शेक्स एंड जूस पड़े रहेंगे, हमको क्या पता। लेकिन अगर उसने कह दिया कि हाँ बाइजेक्टिव है या फिर ऑन टू है, दोनों में से कुछ भी कह दिया, तो अब वहां पे कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, तो अब यहाँ पे जो इनपुट्स हैं उन्हीं के आउटपुट्स वहां पे दिखाई देंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तरीका है ना, ये रेंज निकालने का है, ये कोडोमेन निकालने का नहीं है। ये तरीका क्या है, आउटपुट्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट्स निकालने का है। अब अगर ऑन टू या बाइजेक्टिव हो तो यही फिर कोडोमेन बन जाती है। ठीक है, यही फिर क्या बन जाती है, कोडोमेन। ठीक है जी, और पूछो, और कोई डाउट। अभी थोड़ा भयानक लग रहा है ना बेटा। अभी देखो, अगर आप x की वैल्यू ऐसे रखो -1 to 1 और इसको बिना चेंज करे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो काफी लंबी छोटी स्टेप्स है और शायद आप कर ही ना पाओ। कैसे करोगे भाई, x यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो आपको सिंगल जगह लेके जाना है x को, उसके बाद ही आप उसको fx में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए चेंज किया आपने। ठीक है, a relation r in r, क्वेश्चन नंबर 17, a relation r in r, r in r मीन्स रिलेशन, ये r का मतलब है रिलेशन और ये r का मतलब है रियल नंबर। ये तो रिलेशन है रियल नंबर में, रियल नंबर में मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है ना, एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम भी r है और उसकी डोमेन को डोमेन क्या है, वो भी r है। ठीक है ना, डिफाइंड एज, अब कह नहीं सकता कि वो उसकी डोमेन को डोमेन है, को डोमेन तो फिक्स है लेकिन डोमेन कह नहीं सकता। फंक्शन के केस में देखो, अगर फंक्शन गिवन है R2R तो 100% कह सकते हो कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, राइट। लेकिन अगर रिलेशन गिवन है R2R तो आप कोडोमेन ही कह सकते हो, ये इसकी डोमेन है वो कह नहीं सकते, क्योंकि डोमेन में कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं ना भाई। रिलेशन के केस में डोमेन पूरा ऑक्यूपाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता ना, फंक्शन के केस में होता है। तो उसमें तो आप कह सकते हो कि ये डोमेन है, बट रिलेशन के केस में कह नहीं सकते कि ये डोमेन है। आप केवल ये कहोगे कि मैपिंग है R2R, ये नहीं कह सकते डोमेन को डोमेन। और को डोमेन के लिए 100% कह सकते, क्योंकि वो एंटायर सेट तो को डोमेन होता ही है, चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो। ठीक है, डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर है a, b सच दैट a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर भी चलेगा और बड़ा भी चलेगा, बराबर भी चलेगा और बड़ा भी चलेगा। आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का ये रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर तीसरा कौन सा होता है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फंक्शन रिलेशन क्या गिवन है, a, b सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में आप खुद सोचो, a, टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में हो सकता है क्या, चेक करो। हो सकता है, बिकॉज a, b को a, ऐसे रिप्लेस किया तो वहां पे रूल क्या बन गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये तो करेक्ट रूल है ना, a के बराबर तो है ना भाई, डंडा भी तो है नीचे, तो a के बराबर है, दैट मींस रिफ्लेक्सिविटी पास। सिमेट्रिसिटी, तो फिर रिफ्लेक्सिविटी भी फेल, क्योंकि a से बड़ा नहीं हो सकता, a के तो बराबर ही होगा। अगर डंडा नहीं हो नीचे तो फिर रिफ्लेक्सिविटी भी फेल हो चुकी हो। ठीक है, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में हमको a, b बिलोंग टू r तो कंसीडर करना है कि सच है, ये तो ट्रू है ऐसा मानना है। इसको ट्रू माना तो यहां से रूल निकल के आया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b हो तो उससे b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बनाया जा सकता है क्या, कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि a इज ग्रेटर, a जब b से बड़ा है तो b कहां से बड़ा हो गया, b तो छोटा ही रहेगा हमेशा ही, तो इससे ये रूल नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए b, a डज नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा, तो सिमेट्रिसिटी फेल। लास्ट चलते हैं, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में अपने को दो चीजें कंसीडर करनी पड़ती है, एक तो a, b बिलोंग टू r कंसीडर करना पड़ता है। यहां से हमको क्या मिला कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। दूसरी चीज क्या कंसीडर करनी पड़ती है कि b, c बिलोंग टू r। वहां से क्या रूल मिला हमको कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना, ठीक है। हाँ, तो ये इसको स्टेटमेंट 1 मान ले, इसको स्टेटमेंट 2 मान ले, तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से मेरे को ये मिल सकता है कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बिल्कुल मिलेगा। a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा 100% होगा।
तो a ग्रेटर देन इक्वल टू c मिल गया, दैट मीन्स a कॉमा c विल ऑल्सो बिलोंग टू r, तो ट्रांजिटिविटी पास। तो क्या क्या पास हुआ? रिफ्लेक्सिविटी पास, ट्रांजिटिविटी पास, सिमेट्रिसिटी फेल। ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोई डाउट है इसमें? नो? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A relation R in N defined as x, y, y is equals to x plus 5, x is less than 4। अब इस क्वेश्चन ने सबको तंग किया, सब कह रहे हैं गलत है, गलत है, क्वेश्चन गलत है, सब कह रहे थे क्वेश्चन गलत है। कौन कौन कह रहा था गलत है? प्रियांश, ओके। फिर बाद में चेक किया था, सही मिला था क्या? मिल गया था। ये भी पता चल गया था कि क्या चीज मिस आउट कर रहे थे आप। ठीक है, x, y such that y is equals to x plus 5। एक और चीज है कि x should be less than 4 और x और y both should belong to natural number n। x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं और x 4 से छोटा है। तो पहले तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताओ, पहले तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताओ। अगर x 4 से छोटा है और x नेचुरल नंबर है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? 1 2 3 ओनली। ठीक है ना? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, तो इस रिलेशन की अगर मैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बनाऊं तो 1 आएगा एक, तो सेकंड केस में 2 आएगा और थर्ड केस में 3 आएगा। दैट्स इट। 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसमें। उस हिसाब से y क्या आएगा? 5 जोड़ना है, तो 5 जुड़ते क्या हो जाएगा? 6, 5 जुड़ते क्या हो जाएगा? 7, 5 जुड़ते क्या हो जाएगा? 8। तो यही इसके 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। डिफाइन हो गया रिलेशन। यहां तक कोई डाउट? इस रूल को तो फॉलो करेगा ना बेटा, कितने भी बन सकते हैं, बट दिस शुड फॉलो दिस रूल। इन दो रूल्स को तो फॉलो करना है। अब x 4 से छोटा है 1 2 3 और y x से 5 बड़ा है तो 6 7 8, कितने भी बन सकते हैं, दैट इज फाइन, बट वो रूल जो गिवन है वो तो फॉलो करना ही है ना, तभी तो वो रिलेशन है। अगर रूल नहीं फॉलो करे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर सारे ही n क्रॉस n ले लिए हमने 1 1 1 2 1 3 1 4 फिर 2 1 2, तो फिर तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फिर तो सबका सबसे ही ले लिया हमने, कोई रूल नहीं फॉलो किया। ठीक है जी। अब ये रिलेशन जो आपके सामने गिवन है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है, ये पता करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर कितना बड़ा था? 1 2 3 4 5 6, सबके डबलेट मिलने चाहिए थे, एक का भी नहीं है, एक का भी नहीं है इस रिलेशन में। बताओ, सबके डबलेट मिलने चाहिए थे। आप कोई भी एक पकड़ लो कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, कोई भी एक पकड़ लो, एक ही काउंटर एग्जांपल काफी होता है। देयरफॉर रिफ्लेक्सिविटी फेल, जबकि सबके मिलने चाहिए थे। बेटा रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है? इन एन। रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है? इन एन। वो रूल है, वो रूल है कि उस रूल के तहत ही आपको ऑर्डर्ड पेयर लेने। ठीक है, समझ में आई बात? भाई देखो, ये पूरा इधर देखो मेरी तरफ, ये पूरा नेचुरल नंबर है, ये पूरा नेचुरल नंबर है। कुछ रूल्स दे दिए, उसके हिसाब से 3 मैपिंग हो गई। ठीक है, बाकी रिलेशन तो पूरा यहां से यहां जा रहा है, एन टू एन जा रहा है, तो सबके डबलेट मिलने चाहिए। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सर हम सीधे रूल को पकड़ लें, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एन टू एन है तो अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो सारे एन के डबलेट मिलने चाहिए, एक का भी नहीं मिला, देयरफॉर रिफ्लेक्सिविटी तो फेल हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि कोई भी एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसका उल्टा हो। तो 1,6 है तो 1,6 का उल्टा है क्या यहाँ पे? किसी का भी नहीं है उल्टा। हम कोई भी एक पकड़ लेंगे कि 1,6 तो बिलोंग टू आर करता है, बट 6,1 बिलोंग टू आर नहीं करता है, तो सिमेट्रिसिटी भी फेल। तीनों के मिलने चाहिए थे, जितने भी रिलेशन में सबके मिलने चाहिए थे, बट एक का भी नहीं मिला। लास्ट ट्रांजिटिविटी। अब सुनना ध्यान से, ट्रांजिटिविटी क्या कहती है बताएगा कोई एक जना? AC मिलना चाहिए, और अगर ए बी लाया करता है और BC लाई नहीं करता है तो फिर सिमेट्रिसिटी पास मानी जाती है, बिकॉज टेस्ट अप्लाई हुआ ही नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 6 लाया कर रहा है, तो 6 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है क्या? तो 1 6 के हिसाब से टेस्ट लग ही नहीं पाया। सेकंड चेक करते हैं, 2,7 लाया कर रहा है, तो 7 से शुरू होने वाला कोई है क्या ऑर्डर्ड पेयर? इसके हिसाब से भी टेस्ट पास। 3,8 है तो 8 से शुरू होने वाला कोई है क्या? नहीं है,
तो टेस्ट लग ही नहीं पाया एक भी ऑर्डर पेयर के हिसाब से, तो फिर सिमेट्रिसिटी उस केस में क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। ठीक है प्रियांशी, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। उस टाइम लग रहा था कि सर ये तो तीनों ही फेल हो रहे हैं, है ना, तो आप कह रहे थे नन ऑफ दिस क्यों नहीं है ना, तो ये पास हो गया भैया। तो ऑप्शन विल बी ट्रांजिटिव सी। चले 19th पे। 19th क्वेश्चन सेज लेट a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 10, यानी कि कह सकता हूं कि a के अंदर होल नंबर्स हैं 0 to 10, कह सकता हूं मैं होल नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 10। आगे पढ़ते हैं। अब रिलेशन क्या है, r ऑन a डिफाइंड एज a, b और a माइनस b का मॉडुलस डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसे कहे ना कि a माइनस b का मॉडुलस, इस चीज का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ a एंड b। क्या मतलब होता है, अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में सोचोगे a माइनस बी का मॉडुलस डिविजिबल बाय 3, तो आपका टाइम कंज्यूम भी होगा प्लस आप कंफ्यूज भी होंगे। इस चीज को आप कन्वर्ट कर लो एक स्टेटमेंट में, डिफरेंस ऑफ a एंड b। अब आप ऐसे सोचो, ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि a और b का अंतर, a और b का डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो अब आप क्वेश्चन क्विकली कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है, देखो। और आप क्या कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 10 तक ले सकते हो, है ना, और a और b बोथ शुड बिलोंग टू दिस सेट, बोथ शुड बिलोंग टू दिस सेट। आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 जिसकी भी इमेज बन सकती है उसकी प्री इमेजेस का सेट चाहिए आपको। ठीक है, a क्या है बेटा, 0 1 2 अप टू 10। ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन ऐसे डिफाइन है कि a कोमा b सच दैट मॉडुलस a माइनस b इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई व्हाट, 3। ठीक है जी, अब आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 चाहिए, राइट। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में आप वो एलिमेंट्स रखेंगे 2 की जो प्री इमेजेस है ना, तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस रिलेशन में केवल 2 2 वाले इमेजेस वाले ऑर्डर्ड पेयर छांटूं एक बार में, जिसमें 2 2 आ रहा हो, जिसमें क्या आ रहा हो, इमेज 2 बन के आ रहा हो। तो 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ उसका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो, चेक करते हैं एक एक को। 2 के साथ 0, डिफरेंस क्या होगा, 2। 2 के साथ 0, 2 और 0 का डिफरेंस क्या होगा, 2। क्या 2 3 से डिविजिबल है, नो, फेल। 2 के साथ 1 को लो, 2 और 1 का डिफरेंस 1, क्या 1 3 से डिविजिबल है, नो। ठीक है, 2 के साथ 2 ही ले लें, तो 2 2, डिफरेंस क्या है, 0, और 0 3 से डिविजिबल है, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल नंबर थोड़ा आएगा, डिविजिबल बाय उसका मतलब एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, डेसिमल नहीं आनी चाहिए। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 3 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 इज एन इंटीजर नॉट ए डेसिमल वैल्यू। तो 2 के साथ मतलब 2 बैठ सकता है इस रिलेशन में। अब अगला ढूंढते हैं। ठीक है, 2 तक आ गए थे, 3 पे आओ। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगला आओ 4, 2 और 4 का डिफरेंस 2, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 और 5 का डिफरेंस 3, एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो 5 भी आ सकता है इसके साथ। अगला ऑर्डर पेयर ढूंढते हैं, 2 कहां तक आ गए थे, 5। 2 और 6 का डिफरेंस 4, नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 और 7 का डिफरेंस 5, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 एंड 8 का डिफरेंस 6, एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो 6,2 भी आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट ढूंढते हैं, 6 तक आ गए अपन। 7, 2 और 7 का डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस 6 था लेकिन एलिमेंट तो 8 था ना, 8 तक आ गए थे हम। 2 और 9 का डिफरेंस 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 2 और 10 का डिफरेंस 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 2 एंड 11 का डिफरेंस 9 होता है डिविजिबल बाई 3, बट 11 उसमें है ही नहीं। आपको ए सेट से ही लेने पड़ेंगे ना, ए और बी, तो लास्ट नंबर 10 आ गया, यानी कि अगला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा जिसकी इमेज 2। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर तो और भी है, ऑर्डर्ड पेयर तो इस सेट में और भी हैं, बट ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसकी इमेज क्या हो, 2 हो। तो मुझे बताओ 2 की प्री इमेजेस क्या बनी, एक तो 2 बनी, एक 5 बनी, और एक 8 बनी। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी इस 2 5 8 का एक सेट बना दो,
that will be the equivalence class of कर्ली ब्रेसेस में होना चाहिए। एग्जैक्टली 2, 5 और 8 ही हैं जो 2 की प्री इमेजेस बन सकती हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन मेरे हिसाब से नहीं थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना बताया है 2-2, 3-3 बार, तो आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो इक्विवेलेंस क्लास का आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 20th देखते हैं। Let A is equals to ABC and a relation R on A be defined as R equals to AA BBC AA BC AB। ठीक है, A के अंदर क्या है बेटा? ABC। A के अंदर क्या है? A, B, C। और रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन में रूल पता नहीं है, सीधे ही टेबुलर फॉर्म है हमारे पास। क्या टेबुलर फॉर्म है? AA AB। ठीक है, आगे क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन R टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर और जोड़ दें? जैसे अभी तो A B C है, तो A B C के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे अगर टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट को कंसीडर करें? 9। 3 × 3 9। 9 में से कितने कंसीडर किया मैंने? 3 ही, तो 6 बच रहे हैं अभी। उन 6 में से कम कितने और इसमें जोड़ दें ताकि वो क्या क्या बन जाए? क्या क्या बन जाए? रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन है, समझ में आया बेटा? ए के अंदर ABC, इधर भी A to A तो होगा ना। ऑन A का मतलब क्या होगा? A to A, बोलो। तो इधर भी ABC, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे? AA AB AC, BA BB BC, CA CB CC। तो 3 × 3 9। इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं कैसे पता लगाते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ठीक है ना। तो टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ना, जिसमें से 3 तो वहां गिवन है। अब आप इसमें उन बचे हुए 6 में से क्या क्या ऐड करो ताकि ये क्या बन जाए? रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव बन जाए। क्वेश्चन समझ आया सबको? अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी पे ध्यान देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बनने के लिए उसको AA BB CC तीनों डबलेट चाहिए। तो AA तो है, तो BB और CC तो देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। अब ये रिफ्लेक्सिव बन गया, अब क्या बनाना है? तो इस पोजीशन पे चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो, देखो इन तीनों को तो देखा ही नहीं जाता ट्रांजिटिव में एक बार के लिए। BC, C से शुरू होने वाला और कौन सा एलिमेंट है? ये रहा। तो C से C कैंसिल आउट कर दें तो BC बनता है। BC ये खुद है, ठीक है। AB, B से एंड होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या? ये रहा, ये खुद ही है। तो B से B खत्म कर दें तो AC, AC का है? AC का है? नहीं है, AC नहीं है इसमें, नहीं है ना AC भाई। A, B मिला और B, C मिला, तो B से B गया। A, C भी मिलना चाहिए था ट्रांजिटिव बनाने के लिए। ट्रांजिटिव बनाना है ना, इस मैट्रिक बनाना है ट्रांजिटिव, तो A, C भी मिलना चाहिए था। तो A, C भी देना पड़ेगा इसको, बोलो। ये भी देना पड़ेगा। अब इस पोजीशन पे चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो चुका है क्या? देखो इसके हिसाब से चेक कर लिया, इसके हिसाब से चेक कर लिया, इनके हिसाब से ज्यादा चेक करना नहीं होता। इसको देख लो बस। अब ये C से एंड हो रहा है, तो C से शुरू होने वाला और कौन सा डबलेट है? ये वाला। तो C से C गया तो A, C मिलना चाहिए। A, C ये खुद है। तो अब इस पोजीशन पे ये 3 अगर मैं इसको जोड़ दूं तो अब ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? है। AB है और BB है, तो B से B गया तो AB चाहिए था, तो AB तो ये खुद ही है ना। AC किसके लिए जुड़ाया था? AB है और BC है, B से B कैंसिल, तो AC। ऐसे ही पीछे रखा हुआ है तो समझ नहीं आया होगा, चलो मैं आगे रख देता हूं। AB है, BC है, B से B कैंसिल, AC चाहिए, दे दिया। तो आपको एक एक को पकड़ के देखना है, आपको एक एक को पकड़ के देखना है। आपने इसको देखा नहीं मिला, इसको देखा तो मिल गया ना।
तो ए कोमा सी भी चाहिए होगा। अब ये इस समय ट्रांजिटिव है हर तरह से, जैसे कोई सा भी आप कहीं पर भी इसको टेस्ट लगा लो, ए के हिसाब से लगा लो, बी सी, ए बी, बी बी, सी सी, इनके हिसाब से तो वैसे भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लिया करो। ए से चलो फिर से देख लो, ए से एंड होने वाला कौन है, ये है, तो ए से एक कटेगा तो ए कोमा भी मिला। ए से एंड होने वाला ये भी है, मतलब शुरू होने वाला ये भी है, तो ए से ए गया तो ए कोमा सी ये खुद ही है। अब बी को पकड़ो, बी से एंड होने वाला ये रहा, तो बी सी मिलना चाहिए था, ये खुद ही है। बस सी से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ पे सी से शुरू होने वाला तो कोई है ही नहीं। तो कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर देने पड़े इसको, 3। अब अगर आप ज्यादा दोगे तो हो सकता है ज्यादा देने से भी ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाए, बट उसने क्या कहा था, मिनिमम कम से कम कितने दें गिरी से गिरी कंडीशन में, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बने। तो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब सारे क्वेश्चंस हो गए। अब कौन से क्वेश्चंस बचते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले अपन, है ना। ऐसे ही आप चाहे तो नोट्स वाली नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है, अब हेडिंग डाल लीजिए चाहो तो, हाउ टू फाइंड the possible number of functions, the possible number of functions। देखो, जब हमने रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू किया था तो सबसे पहले अपन ने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे ये पता करने के लिए अपन ने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें से कुछ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर छट के आए और रिलेशन बना, क्या बना, रिलेशन सेट बना। रिलेशन सेट में कितने होंगे वो तो रूल से पता चलेगा, लेकिन कितने रिलेशंस बन सकते हैं इसका आंसर हमने क्या लिखा था, 2 to the power mn या 2 to the power pq। 2 to the power pq लिखा था, जिसमें p इसके एलिमेंट्स हैं और q इसके एलिमेंट्स, यानी पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने थे अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो वो कैसे निकलेगा, 2 to the power ab से निकलेगा। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, बट कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं ये अपन ने उस टाइम डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन बुक, बट द क्वेश्चंस आर गिवन इन सैंपल पेपर। बुक में गिवन नहीं है, बट पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे इसके क्वेश्चन सैंपल पेपर में जरूर है। तो है तो चाहे बुक में नहीं है, हम उसको निकाल ले तो बढ़िया ही, 2-3 फॉर्मूले और याद कर लोगे तो हो सकता है 1-2 नंबर और बढ़ जाए। ठीक है ना, शुरू करें। तो देखो, हाउ टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये कहना चाह रहा है कि मान लो ए सेट में कुछ एलिमेंट्स, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स, मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, या मान लो इधर 4 एलिमेंट्स है, कितने भी। तो अब आप फंक्शंस बनाओगे तो फंक्शंस के रूल्स क्या फॉलो करोगे कि आप 1-1 बना सकते हो, आप मैनी 1 बना सकते हो, लेकिन आप 1 मैनी नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते ना। फंक्शन के केस में आप ऐसे नहीं बना सकते, आप कैसे बना सकते हो, या तो ऐसे ऐसे बनाओ, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, मैनी 1 भी बना सकते हो। तो आप बहुत सारे मैपिंग्स करके देखो, एक बार ऐसे करके देखो, एक बार वैसे करके देखो, एक बार ऐसे करके, ऐसे करते करते कितनी मैपिंग्स बना सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। समझ में आ गई बात? किसी ने कहा भी कितने फंक्शंस बन सकते हैं, जितनी मैपिंग्स हो सकती है। तो मैपिंग्स हो सकती है तो 3 की 4 से कितनी तरीके से मैपिंग्स हो सकती है ये सोचना है अपने को। तो वो वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब वो एक्चुअली कैसे अप्लाई हुआ इसको एक बार साइड में रखो, अपन कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखेंगे, कुछ कुछ में सीधे सीधे समझ आ जाएगा तो मैं समझा भी दूंगा, कुछ कुछ में थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी रहेगा, तो वो एक्चुअल उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम केवल फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि कितने फंक्शंस बन सकते हैं। सेकंड बात, कितने 1-1 फंक्शंस बन सकते हैं। तीसरी बात, कितने ऑन टू बन सकते हैं। और चौथी बात, कितने 1-1 ऑन टू बन सकते हैं, यानी कितने बाइजेक्टिव बन सकते हैं। तीनों के क्वेश्चन डाले थे मैंने कि कितने इंजेक्टिव मैपिंग्स हो सकती है, कितनी सर्जेक्टिव मैपिंग्स हो सकती है, और कितनी बाइजेक्टिव मैपिंग्स हो सकती है। अगर सिंपली मैपिंग लिखा हुआ हो तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि सिंपली मैपिंग तो रिलेशन भी हो सकता है, और सिंपली मैपिंग तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है।
लेकिन उसके आगे इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव मिल जाए तो ये तीन तो फंक्शंस ही होते हैं ना, तो फिर वो समझ जाओ कि नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो उसमें भी पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट ले लो, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, पॉसिबल नंबर ऑफ possible number of total functions। ठीक है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है ना। मान लो ये तो है मेरा डोमेन और ये है मेरा, चलो उसी से बना देते हैं, हमारे पास बना दो डोमेन को, डोमेन आप फटाफट से। कहाँ है कर्व? लेट दिस बी डोमेन एंड लेट दिस बी माई कोडोमेन। अच्छा मुझे बताओ, डोमेन से कोडोमेन छोटा बड़ा हो सकता है ना, या कोडोमेन से डोमेन भी छोटा बड़ा हो सकता है? कोडोमेन बड़ा नहीं हो सकता? बड़ा नहीं हो सकता कोडोमेन डोमेन से? किससे? मैं डोमेन से कंसीडर कर रहा हूँ, रेंज नहीं बोल रहा हूं मैं। कोडोमेन और रेंज में से कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है? नहीं, रेंज को भूल जाओ। कोडोमेन एंड डोमेन, ये सेट टू ये सेट से अपन मैपिंग करेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये दोनों बराबर चलेंगे, या क्या होगा? सारे केस पॉसिबल हैं। अगर ये छोटा है तो 100% वो 1 1 होगा, अगर ये छोटा है तो वो ऑन टू हो सकता है, और दोनों बराबर हैं तो फिर 1 1 ऑन टू होंगे। सुनो ध्यान से सुनो, मान लो इसको छोटा बना दिया, इसको छोटा बना दिया मीन्स इसमें 3 एलिमेंट्स रखती है, इसमें 4 रखती है, तो फंक्शन तो बन सकता है, लेकिन फंक्शन तो बन सकता है लेकिन 1 1 बनाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। हालांकि मैनी वन भी बन सकता है लेकिन 1 1 के चांसेस ज्यादा है ना। लेकिन अगर उसको छोटा कर दें, मान लो इसमें 4 एलिमेंट्स रख दें और उसमें 3 ही रख दें, उसको छोटा कर दें, तो फंक्शन अभी भी बन सकता है लेकिन अब 100% मैनी वन बनेगा, क्योंकि उसमें 3 ही एलिमेंट है, तो एक की तो कम से कम 2 से आप मैपिंग करोगे ही करोगे भाई, उधर 3 ही एलिमेंट है, इधर 4 है, तो फंक्शन तो आप बना दोगे, बट कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा करोगे ही करोगे जिसकी आप डबल मैपिंग करो। तो 100%, अगर कोडोमेन छोटा है तो 100% ऑन टू बनेगा, अगर कोडोमेन छोटा है तो 100% क्या बनेगा, ऑन टू। और अगर आपको बाइजेक्टिव बनाना है यानी 1 1 ऑन टू बनाना है, तो फिर हर केस में आपको डोमेन कोडोमेन एग्जैक्टली बराबर रखना पड़ेगा, ना इधर कुछ छूटे ना उधर कुछ छूटे। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो अभी तो टोटल फंक्शंस की बात कर रहा हूं ना मैं, तो टोटल फंक्शंस में ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, तो आप बस छोटा बड़ा बना दो उसको, है ना। डिस्कस नहीं करते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, मान लो ये तो है मेरा डोमेन, डोमेन से ये है मेरा कोडोमेन, ठीक है जी। अगर मैं मान लूं कि डोमेन के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और कोडोमेन के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल, total number of possible functions will always be n to the power m। दिस इज द फॉर्मूला, कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने फंक्शंस आप बना सकते हो टोटल, मतलब इसी तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो। प्रैक्टिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप छोटा सा नंबर ले लो, इधर 2 एलिमेंट्स ले लो, इधर 3 एलिमेंट्स ले लो, अब आप 2 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स लोगे तो 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 मैपिंग्स कर सकते हो आप, करके देख लो, 2 एलिमेंट्स यहाँ लो, 3 एलिमेंट्स यहाँ लो, देखो एक मैपिंग में ऐसे कर रहा हूं, अभी भी ये फंक्शन है ना, अभी भी फंक्शन, दूसरी मैपिंग में ऐसे भी कर सकता हूं,
अभी भी ये फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तीसरी मैपिंग आप कैसे कर सकते हो, इसको इससे ना जोड़ के इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, फिर इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। ऐसे करके आप 9 मैपिंग्स ही बना पाओगे। आप प्रैक्टिकली करके देख लें भाई, छोटा सा नंबर है तो 9 तो आप बना सकते हो, करके देखना कर सकते, ठीक है ना। 9 मैपिंग्स आप बना सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा और छोटा ले लो, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो या 3 ले लो, तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर 1 3। अब 3 एलिमेंट से तो आप समझ ही गए होंगे कि 3 ही मैपिंग्स होंगी, या तो ये इससे होगा सेकंड, या तो ये इससे होगा थर्ड, या तो ये इससे होगा। 3 ही मैपिंग्स पॉसिबल है, तो इसमें तो प्रूव हो ही गया, और 2 और 3 में भी आप करके देख लेते, ठीक है ना। चल अभी आएगा ना जब 1 1 ऑन 2 की बात करेगा वो, जब 1 1 ऑन 2 की बात करेगा। अभी तो केवल इसने कहा कि तू पूरे ही बता दो कितने फंक्शंस होंगे, अब इसमें 1 1 भी होंगे, इस n टू द पावर m के अंदर 1 1 भी होंगे, ऑन 2 भी होंगे, बाइजेक्टिव भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो कुछ भी ना हो, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 हो, सारे ही केस होंगे इसमें। अब छट के इसमें से 1 1 कितने हैं, ऑन 2 कितने, ये पूछना शुरू कर दे, तो अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो था ए केस, ये क्या था ए केस। बी केस नोट डाउन करो, बी केस है possible number of 1 1 functions, possible number of 1 1 को डोमेन नीचे और पावर में डोमेन, n की पावर m, m ये है n ये है, n की पावर m, ठीक है ना। पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी कह दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, वही सेम फंक्शन। पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शंस। जल्दी से डोमेन को डोमेन बनाओ। अब इसमें होते हैं 2 केस, इसमें कितने केस होते हैं बेटा, ठीक है सर, इसमें कितने केस होते हैं, 2 केस। पहला केस है बेटा जिसमें डोमेन बड़ा है और कोडोमेन छोटा है, ठीक है। पहला केस है क्या, डोमेन बड़ा है, यानी डोमेन बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि उसकी साइज बड़ी, डोमेन बड़ा है मींस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, और कोडोमेन छोटा है। आप खुद सोचो, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं, उसके कम ही है, तो आप कभी भी 1 1 फंक्शन बना सकते हो क्या। आपको 1 2 एलिमेंट का तो मैनी वन करना ही पड़ेगा, क्योंकि छोड़ थोड़ ना सकते हो, यहाँ पे छोड़ दोगे तो फंक्शन ही नहीं है, किसी को छोड़ थोड़ ना सकते हो आप, तो 1 1 फंक्शन बन ही नहीं जाए, बनेगा ही नहीं, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन होंगे 0। क्या होंगे, 0, ठीक है। तो केस नंबर 1 ये है, मार्क करो, डोमेन वही सेम, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m ले लो, और कोडोमेन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो n, ठीक है। और ये केस कौन सा है, ये केस है जिसमें क्या m ग्रेटर देन n है, या मैं यूं कह दूं n लेस देन m है। n क्या है, या कैसे भी ले लो चाहे तो, n लेस देन m है, ऐसे ले लो, है ना। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, आंसर विल बी 0। एक भी 1 1 फंक्शन, एक भी 1 1 मैपिंग आप कर ही नहीं सकते अगर डोमेन बड़ा है और कोडोमेन छोटा है। बड़े छोटे से मतलब प्लीज ऐसे मत मानना कि इसकी साइज बड़ी छोटी है, ये मैंने आपको समझाने वाला, आपको फील मिल जाए कि ये बड़ा दिख रहा है तो इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हो। बड़े छोटे का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कम है, ठीक है ना। मेन बात ये है, ध्यान से देखो, तो मेन बात तो ये है कि n छोटा है और m बड़ा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, इसमें ज्यादा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि डोमेन छोटा हो और कोडोमेन बड़ा हो, अगर डोमेन छोटा हो और कोडोमेन बड़ा हो, तो अब आप आसानी से 1 1 फंक्शंस बना सकते हो, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी मैपिंग्स बना सकते हो। तो अब कितने बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, अब सर बता दो कितने बनेंगे, है ना। उसमें तो समझ में आ गया एक भी नहीं बनेगा, लेकिन अब कितने बनेंगे। तो ये तो था केस नंबर 1, इसको मैं डाल सकता हूं यहाँ पे, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे चलते हैं।
केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 पे क्या है, अब बना दो वापस से मैपिंग। ये मैपिंग बनाने का क्या है, आपको पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा चीज समझ में आती है ना अच्छे से, आप रिवीजन भी करोगे तो आप पूरा ना पढ़ के बस पिक्चर भी देख के चले जाओ तो आपको याद आ जाएगा ये बड़ा ही छोटा ना। अब क्या करना है अपने को, इसको छोटा बनाना है और उसको बड़ा बनाना है, थोड़ा सा इससे बड़ा बनाना है, मीन्स उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा रखने हैं। डोमेन कोडोमेन, ठीक है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही रखे जाओ m n। इसका मतलब है यहाँ पे m और n में n या तो बड़ा है या बराबर है, बराबर भी चलेगा ना 1 1 के लिए, उसमें तो n छोटा था, उसमें तो n क्या था, कोडोमेन क्या था, छोटा था। बट इसमें कोडोमेन डोमेन के बराबर भी चलेगा, क्योंकि बराबरी में भी आप 1 1 तो बना ही सकते हो, या बड़ा चलेगा, बड़ा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो केस बनेगा वो बनेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, तो उस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शंस होंगे, 1 1 फंक्शंस होंगे n p m। देखो n p m। अब इसका एक एग्जांपल दो, यही वाला ले लो, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स, छोटा है, इसमें 3 एलिमेंट्स, बड़ा है। आंसर क्या होगा, 3p2। 3p2 3p2 को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना आता है सबको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलो। 3p2 को कैसे सॉल्व करोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, तो आंसर 3 फैक्टोरियल एक तरीके से है ना। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 मैपिंग्स होंगी। अब आप उधर देखो, ये 2 एलिमेंट्स और उधर कितने, 3 एलिमेंट्स, इधर 2 एलिमेंट्स। पहले इससे पूछा गया भैया तू किससे मैप होगा, तो ये कहता है मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। इसके पास कितने ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस थे। फिर इसके पास गए तो उसने किसी ने किसी एक को ऑक्युपाई कर लिया होगा, तो इसके पास बचे हुए कितने ऑप्शंस बचे, 1 1 करना है 2, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग 6 बनी। प्रैक्टिकली भी देखें तो और फॉर्मूला से देखें तो भी वही आया। भाई 1 1 करना है तो एक से ही मिलेगा, तो पहले वाले से पूछा तो वो कहेगा मेरे पास 3 ऑप्शन है, किसी को भी दे दो मुझसे, 3 ऑप्शन उसके पास। सेकंड वाले के पास गए तो वो एक ले चुका है, अब मैनी 1 नहीं कर सकते, आप 1 1 ही करोगे, तो आप उससे जो जिसको उसने चूज कर लिया आप उसको नहीं चूज कर सकते, रिमेनिंग 2 बचे, तो 3 इंटू 2 6 मैपिंग्स हो रही है, और फॉर्मूला से भी वही हो रहा है। डोमेन में अगर 3 एलिमेंट्स होते तो 3p3 होता, और पॉसिबल नंबर ऑफ मैपिंग्स 1 ही होती, नहीं 1 तो नहीं होती, 3p3, हाँ तो भी 6 ही होता, तो भी 6 ही होता। देखो अगर डोमेन में 3 एलिमेंट्स होते, 1 2 3 1 2 3, तो भी यही होता। इससे पूछते ये कहता मेरे पास 3 ऑप्शन है, इससे पूछते ये कहता मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये कहता भैया एक ही ऑप्शन है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 ही आता वैसे भी, ठीक है ना, क्लियर है। और डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है तो फिर तो 0 है ही सही आंसर, वो केस नंबर 1 में अपन ने कंसीडर कर लिया। बराबर में भी 6 आ रहा है और छोटे होने में भी 6 आ रहा है। अब वो इस केस में 3 और 2 में बराबर और उसमें सेम आ रहा है, हो सकता है कि जब 4 4 लें तो फिर आंसर्स डिफरेंट हो, ठीक है, क्लियर है। तो केस नंबर 2 भी इसका कंसिडर, यानी बी पार्ट पूरा खत्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने आ गए आपको, ठीक है ना, आ गए। अब चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट इज टोटल नंबर ऑफ 1 1 के बाद क्या आता है, ऑन टू। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा है, पर अब पढ़ना है, क्या करें, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव। फंक्शन, स्कूल जाना है क्या आज, कितने बजे, ठीक है, तो सबको जाना है, तो फिर जिसको जाना है जाओ, वीडियो देखना।
देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि अब 10-15 मिनट के लिए थोड़ा नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑन टू सर्जेक्ट, ऑन टू दैट मीन सर्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो वही केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब की बार केस नंबर 1 इसका मैं वो ले रहा हूं जो उसका केस नंबर 2 था, क्योंकि जस्ट उल्टा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसमें जब डोमेन बड़ा था तब 0 फंक्शंस बन रहे थे, इसमें जब डोमेन छोटा होगा तब यहाँ पे अब 0 नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। क्यों? देखो, इसमें मैं डोमेन छोटा कर रहा हूं एक बार के लिए, डोमेन छोटा और कोडोमेन बड़ा, ठीक है। ये है डोमेन और वो है कोडोमेन, ठीक है। वही m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या केस लिया है मैंने? मैंने ये केस लिया है कि m छोटा है किससे? n से, ठीक है। अब आप खुद सोचो, डोमेन छोटा है और कोडोमेन बड़ा है, तो वहां के एलिमेंट्स छूट सकते हैं ना, तभी तो छूट पाएंगे वहां के एलिमेंट्स। सॉरी, हाँ सही कह रहा हूं, वहां के एलिमेंट्स छूटेंगे, और वहां के एलिमेंट्स छूट मतलब छूटेंगे, 100% नहीं है लेकिन छूट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स और वहां पे 3 एलिमेंट्स, तो मैं ऐसे ऐसे अगर मैपिंग कर दूं तो एक एलिमेंट छूट गया, और छूटेगा 100% छूटेगा, क्योंकि मैं डबल मैपिंग तो कर ही नहीं सकता हूँ, फंक्शन ही नहीं रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो छूट सकते हैं नहीं, 100% छूटेगा। अगर n बड़ा हो जाए m से तो 100% कोई ना कोई एलिमेंट छूटेगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 0। एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना, क्योंकि छूट जाएगा तो ऑन टू थोड़ा ना होगा, ठीक है। समझ में आई बात? यानी ऑन टू करने के लिए इसको बड़ा होना जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर है। फंक्शन तो बन सकता है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। मान लो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आप ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, तो फंक्शन तो बन गया, लेकिन ऑन टू नहीं बनाना क्योंकि छूट गया ये, और उसको भी ऑक्युपाई करने की कोशिश करी आपने गलती से, तो आपने फंक्शन की डेफिनेशन को ही तोड़ दिया, क्योंकि वन मैनी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैनी वन का ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएंगे। लिखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू functions will be how many? मतलब उससे पिछले वाले केस से जस्ट उल्टा है, उसमें जब ये बड़ा था तब 0 हो रहे थे, इसमें जब ये छोटा है तब 0 हो रहे हैं, ठीक है ना। और अपन ये इमेजिन भी कर सकते हैं। अब केस 2, केस 2 में अब इसको बड़ा करो तो ऑन टू फंक्शंस बन पाएंगे। अब बात आएगी कितने बन पाएंगे। अब आप डोमेन को बड़ा करो, ये हो गया मेरा बड़ा डोमेन, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा बड़ा डोमेन, और ये हो गया मेरा छोटा, अच्छा बराबर भी हो सकता है, याद रखना है ना, बराबर भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूं दिस इज माय डोमेन एंड दिस इज माय कोडोमेन, एम एन, ठीक है। तो इस केस का नाम है कि m जो है n से या तो बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा भी चलेगा और बराबर भी चलेगा। ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं तो दोनों बराबर भी तो कर सकते हो ना, और डोमेन को बड़ा भी कर सकते हो, कर सकते हो, राइट। तो अब कितने बनेंगे? तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस होंगे ऑन टू फंक्शंस होंगे
देखो एक फॉर्मूला है, इसको अपन सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, दिमाग मत लगाना भी कहां से आया। समेशन आर रेंजेस फ्रॉम 1 to n -1 की पावर n माइनस आर NCR r की पावर m। दिस इज द फॉर्मूला, देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट रेक्टिफिकेशन, क्योंकि इसको अगर ढूंढने चले गए कहां से मिला तो समझ में भी नहीं आना, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम आना, जिस पोजीशन में। ठीक है, अब देखो m और n तो पता है, m और n तो पता है, m तो इसके एलिमेंट्स हैं और n इसके एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें एक तीसरी चीज और इंट्रोड्यूस हो गई, r। r क्या है, r आपको 1 से शुरू करके n तक लेके जाना है। सपोज करो n 3 है, तो r की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, एक बार 2 लेनी है और एक बार 3 लेनी है। मान लो n की वैल्यू 4 है, तो r की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, एक बार 2 लेनी है, एक बार 3 लेनी है और एक बार 4 लेनी है। हाँ, उनको फिर से जोड़ना है। समेशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो मैंने समेशन लिखा xi और i वेरीज फ्रॉम 1 to 4 लिख दिया, तो इसका मतलब x1 x2 x3 x4 को समेशन करना है, जोड़ना है। तो इसमें समेशन करना है r की वैल्यू 1 से लेके n तक लेके, यानी r की वैल्यू पहले 1 ले ली दोनों जगह, यहाँ पे तीनों जगह 1 ले ली, फिर r की वैल्यू 2 ले ली तीनों जगह, और फिर 1 ली तो जो आंसर आया था, 2 ली जो आंसर आया था, 3 ली, उन सबको आखिरी में क्या करना है, ऐड करना। समेशन का मतलब ये होता है। तो डोंट वरी, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो n ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 देगा, ताकि आपको 2 या 3 बार उसको जोड़ना पड़े, इससे ज्यादा बड़ा वो नहीं देगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है ना फिर ऐसे क्वेश्चन का, इसलिए वो n की वैल्यू मैक्सिमम 2 या 3 थे। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद आ जाए। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्लियर देता है कि डोमेन में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आर क्या, स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी, देखो ना, स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी और एंड हमेशा n के वैल्यू से होगी। कुछ भी हो, कुछ भी। आर डिफाइन कर दिया ना, समेशन के नीचे इसकी डेफिनेशन दे दी है कि आर 1 से शुरू होगा और ये मतलब ये चीज नहीं बदल सकती, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी और जाएगा कहां तक, n तक जाएगा। ठीक है ना। लास्ट केस है हमारा कि अब बाइजेक्टिव फंक्शंस, और उसमें केस भी एक ही बनेगा, क्योंकि बाइजेक्टिव करने के लिए दोनों को बराबर ही करना पड़ेगा। अगर छोटा बड़ा कर दोगे या तो भी बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, और बड़ा छोटा कर दोगे तो भी बाइजेक्टिव नहीं बनेगा। उसमें एक ही केस है और इजी सा फॉर्मूला है, सी। सी है या डी है, सी तो ये हो चुका था शायद, है ना, डी। डी है टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शंस, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शंस। अभी क्वेश्चन करते हैं। अब एक बार आप उस पर दिमाग लगाना छोड़ो, एक बार क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। पॉसिबल नंबर ऑफ m ग्रेटर देन, m क्या है, m ये है, n क्या है, n ये है। तो m ग्रेटर देन n होगा तो आप क्या कह रहे हो, क्या होगा, उल्टा कर दिया क्या हमने, ऊपर क्या लिखा था, m छोटा लिखा था, n बड़ा लिखा था। मैनी वन हो सकता है, लेकिन हमको तो, पर हम तो ऑन टू की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं उसमें। जब अपन ऑन टू फंक्शन की निकाल रहे हैं तब वो मैनी वन, ऑब्वियसली मैनी वन करोगे तभी तो फंक्शन बनेगा, छोड़ थोड़ ना सकते हो यहाँ पे किसी को, ऑब्वियसली ये मैनी वन होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर बराबर है, लेकिन अगर बराबर है तो फिर ऑन टू होगा, क्योंकि देखो m ग्रेटर देन और इक्वल टू n लिखा है। तो अगर आप ये वाला केस कंसीडर करो तो मैनी वन, और अगर आप ये वाला केस कंसीडर करो तो 1 1। ठीक है ना, m और n बराबर कर दो तब वो ऑन टू के साथ 1 1 है, और अगर आप m ग्रेटर देन n कर दो, किसी को लेने आए क्या, हाँ तो जाओ। अब m ग्रेटर देन n है तो वो मैनी वन के साथ ऑन टू। बाइजेक्टिव तो जब आपको ये कह दिया कि आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालो, तो ऑन टू के साथ आप बाइजेक्टिव निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, उससे उसको मतलब नहीं है ना। बाइजेक्टिव भी ऑन टू के केस में काउंट हो गए और नॉन बाइजेक्टिव भी ऑन टू के केस में काउंट हो गए, कुल मिला के ऑन टू होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ग्रेटर देन वाला केस ले रहे हो तब वो मैनी वन के साथ ऑन टू है, और अगर आप इक्वल टू वाला केस ले रहे हो तो वो 1 1 के साथ ऑन टू। देखो आपको अगर कह दिया कि इंजेक्टिव फंक्शंस निकालो, तो वो इंजेक्टिव बाइजेक्टिव भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना कि वो बाइजेक्टिव होना ही नहीं चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब 1 1 के साथ वो ऑन टू भी हो गया और बाइजेक्टिव हो गया तो चलेगा वो भी उसको। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन जब उसने बाइजेक्टिव कह दिया तो फिर बाइजेक्टिव भी चाहिए, अब 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस, दैट मींस बाइजेक्टिव फंक्शंस, 1 1
on two, that means bijective functions. क्वेश्चन अभी मैं सबके करवाऊंगा, सबके हैं उस शीट में, अभी रेफरेंस लेके सारे कराऊंगा, चिंता मत करो, है ना। सारे मतलब तीनों चारों जो हैं, जो अपन ने छोड़ रखे ना 12 13 14 15, वो 4 करवाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस केस में 100% क्या चाहिए, दोनों सेट्स बराबर चाहिए, डोमेन को डोमेन बराबर चाहिए, तब जाके ये आप बाइजेक्टिव कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग बाइजेक्टिव। तो बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास, तो बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना मेरे पास, तो इसमें या तो दोनों में एम एम डाल दो या दोनों में एन एन डाल दो। बोलो एम एम डालूं या एन एन डालूं, बोलो। एन डाल देता हूं दोनों में, एन, ठीक है। डोमेन में भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड को डोमेन में भी, इसमें एक ही केस बनता है, दो केस केवल उन दोनों में बनेंगे, बी और सी, ठीक है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होंगे, अब देखो इसका आंसर आप बी पार्ट से निकालो। बी पार्ट का आंसर क्या था, चेक करो। बी पार्ट का आंसर क्या था, एन पी एम, यही था, बोलो। एन पी एम जब बन रहे थे, या तो जीरो बन रहे थे, पर जब बन रहे थे ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन, तो एनपीएम बन रहा था। अब एन एम की जगह वापस एन रखना पड़ेगा, तो एनपीएन हो जाएगा, और एनपीएन को सॉल्व करोगे दैट मीन्स क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होता है, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल, तो इसका आंसर है एन फैक्टोरियल। वही वाली चीज है, बट आप डायरेक्ट याद करो तो अच्छी बात है। बाइजेक्टिव फंक्शंस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका फैक्टोरियल, जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस है उसका फैक्टोरियल। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, 4 नंबर ऑफ फैक्टोरियल, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 फैक्टोरियल, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 फैक्टोरियल, बस अप टू 1 फैक्टोरियल। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ना। तो ये आपके फॉर्मूला तो कंप्लीट हुए, अब एक एक करके अप्लाई करें। सेम क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, इंजेक्टिव में सेट्स छोटे बड़े हो सकते हैं, तो वही सेट दे रखा है तो फिर ऑब्वियसली सेम आएगा, क्योंकि ये खुद भी बाइजेक्ट इंजेक्टिव भी तो है। अरे ये बाइजेक्टिव है तो ये इंजेक्टिव भी तो है, बाइजेक्टिव अपने आप ही इंजेक्टिव है। जो सेट बाइजेक्टिव हो गया, जो रिलेशन बाइजेक्ट फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, वो ऑटोमेटिकली इंजेक्टिव हो ही गया ना। बट इंजेक्टिव हो गया वो 100% बाइजेक्टिव ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो अब कनिष्का, अगर आपको स्कूल जाना है तो आप जाओ, नहीं तो आप लेट होंगे। आप वीडियो देख लेना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बाद हम, है ना। तो आपके पास सारे फॉर्मूलाज नोटेड डाउन है, मैं इसको क्लोज कर दूं। वैसे तो बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट मीन्स याद होना चाहिए। हाँ, आपका काम इसको दे जाओ। वो प्रगति किसको दे गई फिर, किसकी शीट दे गई, और आपके पास किसकी शीट हो गई, प्रियांशी, और दूसरी एक शीट तो आपके पास वैसे ही रही होगी, राजा की। दो हो गई ना, वाह, खुद की नहीं है ना मतलब अभी भी, ठीक है, दैट इज फाइन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 फटाफट। देखो अब 5 मिनट में सॉल्व करेंगे। इफ द सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ कौन से फंक्शन पूछ रहा है बेटा, इंजेक्टिव पूछ रहा है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1। आप ये चेक करो, जैसे ही 1 1 आ जाए, मतलब इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव आ जाए, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन सा सेट जो हो छोटा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इंजेक्टिव के लिए 1 1 के लिए, अगर ये वाला सेट बड़ा हो जाए और ये वाला सेट, प्रियांशी आपको लेने आए, जाओ फिर कह के आ जाओ, 5 मिनट में हो जाएगा, कह के आ जाओ, जल्दी कह के आओ। देखो सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, तो एक तरीके से m की वैल्यू 4 है। सेट बी में 5 एलिमेंट्स है, तो एक तरीके से n की वैल्यू 5, राइट। अब ये सेट छोटा है,
और ये सेट बड़ा है, सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ कि वन वन फंक्शंस बनेंगे क्या? ये सेट छोटा है और ये सेट बड़ा है, बन सकते हैं, बन सकते हैं ना? बन सकते नहीं बन सकते? अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाता है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ छूट जाता तो फंक्शन ही नहीं बनता। तो बन तो सकते हैं, तो बन सकते हैं तो फॉर्मूला लगाओ। तो इंजेक्टिव का फॉर्मूला क्या था? NPM, राइट? यानी कि 5p4, राइट? 5p4 को सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल यानी 1। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। आंसर देखो, सेट ए में 4 एलिमेंट्स है तो m की वैल्यू 4, सेट बी में 5 एलिमेंट्स है तो n की वैल्यू 5, यानी ये सेट हो गया छोटा, ये सेट हो गया बड़ा, तो वन वन फंक्शंस बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं ना? अगर ये बड़ा होता तो इधर कुछ छूट जाता, फिर नहीं बन पाते, लेकिन बन सकते हैं। और बन सकते हैं तो फॉर्मूला क्या है इंजेक्टिव फंक्शंस निकालने का? NPM, यानी 5p4। 5p4 मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो, आंसर इज 120। ठीक है, चेक करो ऑप्शन नंबर सी 120। 13th आ जाइए। अब 13th में क्या पूछ रहा है? पॉसिबल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। आप खुद सोचो बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शंस पूछ रहा है तो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन अलाउड है क्या? बाइजेक्टिव में 100% क्या होना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए, n इक्वल्स टू m होना चाहिए, तो आंसर इज 0, राइट? स्ट्रेट अवे 0 है। बाइजेक्टिव में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने ही चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे आंसर इज 0। 14th क्वेश्चन में सर्जेक्टिव पूछा है, उसमें बड़ा फॉर्मूला है, तो एक बार इसको पेंडिंग छोड़ के 15 देख लो पहले, है ना? 15th में अगेन बाइजेक्टिव पूछा है, लेकिन अब दोनों में बराबर 5-5 एलिमेंट्स कह रहा है। उसमें तो छोटे बड़े एलिमेंट्स कह दिए तो आंसर 0 हो गया, लेकिन अब तो बराबर एलिमेंट्स कह रहा है ना, तो अब आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। अब आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मींस वही 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी किया जो था 5 फैक्टोरियल तो सॉल्व किया था अभी उस केस में। ठीक है, अब आ जाओ सब्जेक्टिव। अब ध्यान से देखना, सब्जेक्टिव इसका फॉर्मूला ये जो आपको तंग कर रहा है। ए में है ABC, तो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? 3। बी में है XY, तो बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? तो मैं कह सकता हूं M तो है 3, N है 2, राइट? तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है तो ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, इधर कुछ नहीं बचेगा ना, इधर कुछ नहीं बचेगा। अगर ये इससे बड़ा होता तो इधर कुछ बच जाता, तो ऑन टू फंक्शंस बनते ही नहीं, और आंसर देखो 0 हमेशा ऑप्शन में देखा, तो आंसर 0 हो जाता। बट इस केस में 0 आंसर नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कि ऑन टू फंक्शंस बन पाएंगे। अब बन पाएंगे तो कितने बन पाएंगे? फॉर्मूला बोलना जरा। समेशन r इक्वल्स टू 1 अप टू n -1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, फिर NCr और लास्ट में r टू द पावर n। देखो, आप एक बार r को एज इट इज छोड़ो, n और m की वैल्यू पुटअप करो। n क्या है? 2। n क्या है? 2। तो समेशन r इक्वल्स टू 1 से 2। केवल स्क्रीन पे देखो एक बार सब लोग, अरे केवल स्क्रीन पे देखो, केवल स्क्रीन पे देखो तो ही सोच समझ पाओगे। मैंने क्या किया? फॉर्मूला लिख दिया, केवल और केवल n और m की इसकी वैल्यूज पुटअप करो, r को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लेने को। तो r की इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ऊपर n की जगह 2 डाल दिया। ठीक है, आगे बोलो -1 n माइनस आर, n की जगह क्या रखना है? 2, और r को r ही रखना है। NCr, n की जगह क्या रखना है? 2, और r को r ही रखना है। r की पावर m, r को क्या रखना है? r ही रखना है, और m की वैल्यू क्या है? 3। तो इस फॉर्मूला में मैंने m और n पुटअप कर दिया, यहां तक कोई डाउट? अब r कैसे पुटअप करते हैं? देखो, r 1 से शुरू होकर 2 पे जा रहा है, 1 से शुरू होकर 2 पे जा रहा है, दैट मीन्स r या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो होगा वो 1 या होगा 2। तो एक बार r की वैल्यू 1 लो, इसमें एक बार r की वैल्यू 1 लो और एक बार 2 लो और दोनों को जोड़ दो, वही आंसर है। समझ में आई बात? आप पहले n और n की वैल्यू रखो और फिर चेक करो r क्या क्या हो सकता है। तो r यहां से शुरू होगा और वहां खत्म होगा, तो r या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इस केस में पहले r की वैल्यू 1 लेना जरा, तो -1 की पावर 2 - 1 क्या होता है? 1, सीधे सॉल्व कर लो। 2cr दैट मींस 2c1 r की क्यूब यानी 1 की क्यूब, ये तो मैंने r की वैल्यू 1 ले ली, प्लस अब वापस r की वैल्यू 2 लो, तो -1 की पावर 2 - 2 यानी कि 0, 2cr यानी 2c2 और r क्यूब दैट मींस 2 क्यूब। देखो, यहां पे मैंने r की वैल्यू 2 ली है, यहाँ पे मैंने r की वैल्यू 1 ली है और बाद में इसको जोड़ दिया।
कल को अगर r 1 से लेके 3 तक आ जाता है तो 1 2 3 r की वैल्यू एक बार 1 एक बार 2 और एक बार 3 लेनी पड़ेगी। कल को 4 आ जाता है तो 1 2 3 4। समझ में आई बात? तो r रखने से पहले क्या रखो, n और m, वो तो गिवन है ना सीधे सीधे n और m। उसके बाद r एक एक करके रखना शुरू करेंगे। इसको सॉल्व करो। -1 की पावर 1 क्या होता है, -1, इन माइनस लगा देता हूँ इसके आगे में। 2c1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लिखना जरूरी नहीं है। 2c1 का मतलब 2c1। हाँ, तो कैसे सॉल्व करते हैं 2c1 को? अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, नहीं सॉरी 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। एक तो इन दोनों का गैप होता है और एक नीचे वाली चीज होती है। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, इधर आ जाओ। प्लस -1 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, कैंसिल आउट हो गया। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो ये तो 8 हो गया। 2c2 क्या होगा, 2c2 का मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 - 2 यानी 0 फैक्टोरियल, और नीचे वाला एज इट इज आ जाता है 2 फैक्टोरियल। कट गया, आंसर 1। तो 1 इंटू 8, तो -2 प्लस 8 कितना होगा आंसर? एक बार नीचे वाला सी के केस में, और पी के केस में केवल और केवल डिफरेंस। पी के केस में केवल और एन और एम का डिफरेंस लेता है, और सी हो कॉम्बिनेशन हो तो एक बार तो डिफरेंस और एक बार नीचे वाला, और ऊपर तो ऊपर वाला रहता ही। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर इज 6 नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया? अब एक दो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब पता चले। नोट डाउन करना है, करो। ये फिर साइड में मैंने सॉल्व करके बताया आपको ना, इसको नहीं भी लिखो तो चलो। हो गया? ठीक है, चलो सी ऑप्शन 6। चलो अब चेक करके बताओ किसके कितने मार्क्स। फाइनल स्कोर। राजा क्या 11, दे दो राजा को शीट। राजा तेरे 11 है भाई। हाँ, नेक्स्ट। 8, तनीषा आपके 8 हैं। थर्टीन, कनिष्का के 13 रख लो, आप ही दे देना उसको। चलो आप तनिषा को देके जाओ, आपको वेट कर रहे हैं ना बाहर, जाओ। भूल गए आप? कितने? प्रियांशी आपके भी 13 है। तो प्रियांशी एंड कनिष्का दोनों में भी टाई हुआ है, तो एक प्रगति के बाकी है ना 7। चलो तो तनिषा एंड प्रियांशी एंड कनिष्का के हाईएस्ट हैं 13। कल तक किसके हाईएस्ट थे? कल तक भी प्रियांशी का हाईएस्ट थे। आज कनिष्का ने पकड़ लिया, और उसने भी तक्का ही लगाया होगा अगर उसने किए भी आते थे उसको। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड